अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। कप्तान का काफिला कारकुनान के हमरा लाहौर के लिबर्टी चौक से निकल पड़ा है। यह काफिला जिसे हकीकी आज़ादी मार्च करार दिया जा रहा है, इसकी समत इस्लामाबाद की जानिब है, मगर मंजिल शायद कुछ और है। यह काफिला जिसे हकीकी आज़ादी मार्च कहा जा रहा है, इसका मकसद का हुसूल तो असल में आम इंतखाबात है, लेकिन इसका मुतालबा हुकूमत वक्त से नहीं बल्कि मुक़्तदिर हलकों से है। यह हकीकी आज़ादी मार्च जो दरअसल अभी लाहौर में मौजूद है, इससे पेशतर के लाहौर से बाहर निकलता, इसकी धमक, इसकी हकीकी खुशी, इसकी हकीकी सेलिब्रेशन हमारे मुल्क में नहीं बल्कि हमसाया मुल्क में महसूस की जा रही है। और इस वक्त वहाँ पर एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि वो काम जो हम नहीं कर पाए थे, वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान ने कर दिखाया है। यह हकीकी आज़ादी मार्च जिसे जहाद का नाम दिया जा रहा था, वो जहाद जो दुश्मन के खिलाफ किया जाता है, आज इस हकीकी आज़ादी मार्च का रुख दुश्मनाने वतन की नहीं बल्कि दोस्ताने वतन की जानिब है। दिल पर पत्थर रख के ये सब बातें आज इसलिए कहना पड़ रही हैं कि इस वक्त मार्च तो दरियाए रावी अबूर नहीं कर पाया, मगर हकीकी जश्न, हकीकी ईद और हकीकी खुशी का समा भारत में है, जिसका मीडिया इसे अपनी फतह, इसे अपनी जीत करार दे रहा है। वो डंके की चोट पर कह रहा है कि जो काम हम नहीं कर सकते थे वो इमरान खान कर रहा है। अभी तक इस लॉन्ग मार्च के अगराज़ व मकासद वाज़ेह नहीं है। उनके अपने कारकुनान को भी ये मालूम नहीं है कि लॉन्ग मार्च है कि अवामी राब्ता मुहिम। अगर ये लॉन्ग मार्च है तो ये मार्च किसके खिलाफ है? हुकूमत के खिलाफ या इदारों के खिलाफ? इमरान खान समेत उनके रहनुमा और कारकुनान भी अभाम का शिकार हैं कि चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात के हक में है या मुखालिफत में। वो मुज़ाकरात करने का भी कहते हैं, लेकिन वो जमहूरियत के रहनुमा उसूलों के तहत सियासी जमातों के साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। वो उनको चोर, डाकू, लुटेरे और गद्दार कह देते हैं, उनके साथ बैठना नहीं चाहते। अवाम को फिर ख्याल आया कि शायद वो पसे पर्दा कुछ ताकतवर हलकों के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जलसे, जुलूसों, कन्वेंशन सब में उनको भी बुरे अलकात से नवाजते हैं। साथ में अब के उनके रहनुमा में बोल रहे हैं और उन्होंने भी खुलम खुला इदारों को धमकाने की रविश अपनाई हुई है। चेयरमैन पीटीआई एक तरफ तो अपने लॉन्ग मार्च को जमहूरी मार्च से तशबीह दे रहे हैं, लेकिन उनकी बातें और कारकुनान को दिए जाने वाले पैगामात मुकम्मल तौर पर इसकी नफी कर रहे हैं। वो अपने हर बात के साथ एक लहजा अपनाते हैं, वो धमकी आमेज महसूस होता है। आज पीटीआई रहनुमा वफाकी वजीर शीरी बजारी ने लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या गुफ्तगू की है। शीरी बजारी, शेख रशीद और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के इन्हीं तल्ख बयानात से महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ का जमहूरी रवैया है या नहीं है, वो खूनी मार्च में तब्दील हो सकता है या नहीं। इस खदशे का इजहार वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने भी किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जत्थे लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मंसूबा बना रहा है, उसे किसी सूरत इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देगा। कौम के बच्चों की लाशें देखना चाहता है और खुद एक लग्जरी कंटेनर पर इनकलाब लेकर आ रहा है। कौम के बच्चे जो हैं दहशतगर्दी की नजर हो जाएं मगर ये महफूज रहे, ये नहीं होने देंगे। और हम वार्न कर रहे हैं, जो ये दो सूबों के वसाइल, इख्तियारात और इंतजामी मशीनरी को इस्तेमाल करके जो एक ब्लैकमेल करके नौकरी हासिल करना चाहता है, किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा करने, ऐसा सोचने और ऐसी बुरी नीयत से आने वालों के साथ जो है बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा। ऐसे अंजाम से दो चार किया जाएगा कि दोबारा कोई ये जत्था कल्चर जो है इसकी जो है वो सोच भी ना रखे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज लॉन्ग मार्च लेकर निकल चुके हैं, लेकिन अब भी उनके मकासद खासे गैर वाज़ेह हैं। उनके वोटर सपोर्टर्स कन्फ्यूजन का शिकार है कि आखिर उनकी पार्टी का बयानिया क्या है और इस मार्च का हासिल वसूल क्या होगा। अगर इमरान खान जल्द इलेक्शन कराना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें दीगर सियासी जमातों के साथ मिल बैठकर मुज़ाकरात करने होंगे, लेकिन ये जमातों के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। उन्हें चोर, डाकू और गद्दार करार देकर कई मरतबा मुज़ाकरात से पहले इनकार कर चुका है। आप इनसे क्यों नहीं बातचीत करते? आप बात ही नहीं करते। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन। तालिबान है, जो टीटीपी है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार। हम वो जो बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है, उनसे भी बात कर सकते हैं। सिंध में जो कहते हैं सिंधु देश, उनसे भी सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं, आपका माशरा तबाह हो जाए। मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किसी के साथ, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। उनको शायद अब ये यकीन हो चुका है कि उनके तल्ख रवैये की वजह से दीगर सियासी जमातें अब जल्द इलेक्शंस का मुतालबा मानना तो दूर, उनके साथ बैठने की भी रवादार नहीं है। और वो कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें पता है कि इलेक्शन नहीं कराएंगे। इमरान खान ने सियासी जमातों के अलावा जिस चोर दरवाजे से तकिया लगाया हुआ था, अब उनको उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है और ना ही होगी। वो किसी तौर पर गैर आईनी किरदार अदा करने के लिए तैयार जो नहीं है। उन्होंने कल भी और इससे कबल भी अपने न्यूट्रल होने का साफ बता दिया है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालिबात के मनवाने के लिए भी हर तरह की पेशकश की। उन्होंने उनको गैर मुअय्यना मुद्दत तक एक्सटेंशन की भी पेशकश की, जो ठुकरा दी गई। चेयरमैन साहब खुद भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन देने की ऑफर की थी। इमरान खान का एक्सटेंशन देने के हवाले से क्या कहना था? ये खुद इस बात का एतराफ़ है कि इमरान खान उनको पसे पर्दा ऑफर्स कर रहे थे। वो अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए पसे पर्दा मुलाकातें भी करते हैं, लेकिन मुलाकातें नाकाम होने पर अपना गुस्सा अवामी इज्तिमात में निकालते हैं। कल की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब वो वाज़ेह एतराफ़ करते दिखाई दे रहे हैं कि पसे पर्दा मुलाकातें कर रहे थे, लेकिन वो किसी की तरफ कार की डिग्गी में बैठकर छुपकर नहीं जा रहे थे, बल्कि सदर मुमलिकत की मौजूदगी में मुलाकात कर रहे थे। और इस तमाम तर सूरत हाल ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लॉन्ग मार्च के मकासद क्या है? वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो किससे करना चाहते हैं? वो सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, इदारों के साथ महाजराई इख्तियार किए हुए हैं, तो वो किस तरीके से और किन अवामिल पर तकिया किए हुए हैं? यहाँ सवाल ये भी है कि अगर उनका लॉन्ग मार्च जमहूरी है तो वो लोगों को, हुकूमत और इदारों को इश्तियाल किसके लिए दिला रहे हैं? उनके रहनुमा और वो खुद धमकियाँ किसको दे रहे हैं? और क्या गारंटी है कि उनकी तमाम बातों के उनका लॉन्ग मार्च पुरसुकून और जमहूरियत पसंद भी होगा? सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा इस वक्त मार्च के साथ है, टेलीफोन लाइन पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आपके इस मार्च की जो समत है वो तो इस्लामाबाद की जानिब है, लेकिन मंजिल क्या है? मैं समझ सकती हूँ लॉन्ग मार्च के अगर बारे में आप पूछें तो मेरा तो ये ख्याल है कि आगाज भी हो गया हकीकी आजादी के सफर का और लाहौर निकल के आया है सड़कों पर। और जो लोग ये कहते थे ना, जो कहते थे हम कुर्सियां गिनेंगे, आज लोग गिनते रह जाएंगे। और आपके देख रहे हैं कि किस तरह का जोश व बलबला इस वक्त अवाम के अंदर है और किस तरह से अवाम अपने हकीकी लीडर के पीछे खड़ी हो गई है। अच्छा, ये कुर्सियां गिनने वाले मामले पे भी मैं आता हूं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं बड़ा मायूस कुन मार्च लगता है, कम से कम हमारी शायान शान तैयारियों के मुताबिक तो होता। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जो राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है, इंटीरियर मिनिस्टर जो इस्लामाबाद में आपके मार्च का इंतजार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मार्च बड़ा मायूस कुन है। इनकी पार्टी को आदत है, वे तो हमेशा कहती हूँ कुर्सियां गिनने की, दरख्त गिनने की, ये गिनते रहे। अब तो मेरे ख्याल में नंबर मैटर ही नहीं करते। मैटर तो ये करता है कि अवाम का जोशो खरोश क्या है, क्या इन्होंने सबोताज करने की कोशिश की थी सारे हकीकी मार्च को, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी, फैसल वाडा साहब को लाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद अवाम निकल रही है, बड़ी तादाद में निकल रही है। और इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि पूरा लाहौर निकला हुआ है चेयरमैन इमरान खान साहब के पीछे। और वो जो कह रहे हैं वो इस्लामाबाद हमारा इंतजार करें, हम तो खुद इस्लामाबाद जाने के लिए बेताब बैठे हुए, और हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो वो कहाँ छुपेंगे, कहाँ छुप के कहाँ जाएंगे? तो आलिया हमजा साहब, आपकी समत तो देखिए इस्लामाबाद की जानिब है, आपकी डायरेक्शन इस्लामाबाद की तरफ है, इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन मंजिल आपकी क्या है? इस मार्च से आपने अचीव क्या करना है? किसके खिलाफ मार्च कर रहे हैं आप? जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी समत तो इस्लामाबाद की तरफ है, डायरेक्शन आपकी इस्लामाबाद की तरफ है, लेकिन मंजिल क्या है? क्या अचीव करना चाह रहे हैं आप इस मार्च से? देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल सीधा साधा है। पिछले 6-8 महीने से हम जो बात कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि हमें सिर्फ एक चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम और इनसे कुछ भी नहीं मांगते, और वो जमहूर की डिमांड है, 22 करोड़ आवाम की डिमांड है। वो अपनी डिमांड के लिए बाहर निकल रहे हैं। हमारा कोई ऐसा गैर आईनी मुतालबा नहीं है। इनके लॉन्ग मार्च से आल बचाओ, माल बचाओ, करप्शन बचाओ। हुकूमत का तो आलिया हमजा साहिबा इस पे दो टोक मौक़िफ़ है कि हमने इलेक्शंस कोई नहीं कराना, और ये बात तो खान साहब भी बखूबी जानते हैं कि हुकूमत तो इलेक्शन नहीं कराएगी। तो फिर आप किससे मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शंस कराने का? हुकूमत इलेक्शंस नहीं कराना चाह रही, आप मुतालबा किससे कर रहे हैं? मेरे ख्याल में आप सारे सुन रहे हैं कि इस वक्त जो नारे लग रहे हैं वो लग रहे हैं नवाज शरीफ चोर है, मरियम का पापा चोर है। तो ये तो अवाम का सेंटीमेंट है ना। अब ये अवाम का सेंटीमेंट आपके थ्रू हम पहुंचा रहे हैं लोगों तक, और आपको ये बता रहे हैं कि आप ये देखिएगा कि किस तरह से जो जाती उमरा लरस चुका है, तख्ते लाहौर लरस चुका है, अवाम का सैलाब निकल चुका है। लेकिन लिबर्टी चौक से जब आप निकले हैं तो इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है उसमें तो बराह रास्त वो इदारों के सरबराहान को ललकार रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, मेरे आसपास अवाम का जमे वकील है। मैं आपकी किसी बात को इस वक्त सुन नहीं पा रही हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो भारत का एजेंडा है, एटलीस्ट उस एजेंडे को तकवीयत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त जो भारतीय टीवी चैनल्स हैं वो हेडलाइंस दे रहे हैं कि पीटीआई नेता टेक्स ऑन पाकिस्तान आर्मी।
मैं आपकी आवाज को बिल्कुल सुन नहीं पा रही हूँ। आप किसके एजेंडा की बात कर रहे हैं? मैं गैर मुल्की भारतीय एजेंडा की बात कर रहा हूँ। आवाम को हकीकी पता नहीं पहले सवाल तो आपको सुन रहे थे, इस सवाल को क्यों नहीं सुन पा रही आप? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय एजेंडे को फरोग मिल रहा है आपके इस मार्च से। पता नहीं आवाज जा नहीं रही, आप सुनना नहीं चाह रही। आलिया हमजा साहिबा, भारत कैफ, आई हैव टू वाइंड इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने ज्वाइन किया है, उनसे भी पूछते हैं उनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, आई होप कि मेरी आवाज आपको लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। जी, मुझे आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है, लेकिन मैं ट्रैवल कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी लाउड एंड क्लियर आ रही है। बिल्कुल बहुत क्लियर। वेट नहीं करूंगी। अगर वाकई नहीं आई तो समझ जाइएगा कि मैं मोटरवे पे हूँ, तो शायद सिग्नल ऑफ हो। जी, आलिया हमजा साहिबा से जो सवाल हमने किया वो आपने सुना होगा, उसका जवाब पता नहीं अब वो देना नहीं चाह रही थी या उनको वाकई आवाज नहीं आ रही थी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? इस वक्त जो हमसाया मुल्क भारत है, वहां के टीवी चैनल्स के ऊपर तो सेलिब्रेशन है, जश्न मनाया जा रहा है कि वो काम जो हमारे करने का था वो इमरान खान कर रहा है। आपकी तहकीक की मैं बड़ी मर्दा हूँ। आप हमेशा बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत रिसर्च करके करते हैं, और आपने अभी भी जाहिर है तमाम सारी चीजों पर नजर रखी हुई है। आपकी बल्कि ज्यादा गहरी नजर है मुझ पर। मेरा ये ख्याल है कि देखिए ना, इमरान खान साहब के बयानिए में बस सब कुछ कह रहे हैं, एक बस ये बयान क्लियर नहीं है कि वो आजादी किसके खिलाफ, मतलब कहाँ कौन किससे आजाद करवा रहे हैं इस मुल्क को। ये हकीकी आजादी जो है किससे हासिल होनी है? अगर अमरीकी डिक्टेशन से हासिल होनी है, अगर लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब की डिक्टेशन से हासिल होनी है, तो वो भी बता दें, अगर क्लियर कर दें। क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता कि वो आजम स्वाति साहब जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं वो तो जाती उम्रा वाले नहीं है। वो जिस पर अरशद शरीफ साहब का इल्जाम लगा रहे हैं वो नवाज शरीफ तो नहीं है, वो पीडीएम हुकूमत तो नहीं है। तो फिर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि किसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं कि आप सत्ते दिखाते हैं लेकिन वोट तो आप खपे जाते हैं। और दूसरी तरफ ये बयान भी क्लियर करते हैं, अगर ये भी इनसे क्लैरिटी दे लेंगे सिर्फ अमेरिका और बरतानिया से तकलीफ है या फिर जो भारत में एक फैसला हमारे लिए हो रहा है, हमारे मुल्क के खिलाफ वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा बोल दिया है और हमारे रियासती इदारे उनके आगे ढेर हो गए हैं। तो ये भी बता दें कि अगर उन्होंने ये फैसला, इस फैसले के खिलाफ भी आज़ादी हकीकी मार्च करनी है या इसके हक में करनी है। दूसरी बात, रेहान, लेट्स बी वेरी क्लियर, ना वो इलेक्शन की डेट लेने आ रहे हैं, ना वो यहाँ पर कोई जाहिर है उन्होंने कोई इस तरह की कोई चीज तो करनी नहीं है जिससे हमें कुछ पता चल जाए, या उन्होंने फाइनली वो नाम ले तो नहीं लेने जो वो बार बार जिनको वो अजीब अजीब अलकाबात से लगाते रहते हैं। उससे बरस वो जिससे लोगों को, मैं कह रही हूँ ना, बरा ना कर सकते थे, उनको तो वैसे भी किसी की इज्जत का पास रखना नहीं आता, ना उन्होंने इदारों का पास रखा है, ना उन्होंने अपने हुकूमती ओपोनेंट्स का पास रखा है, ना ही उन्होंने अपने पार्टी के लोगों का पास रखा है। जिनको अगर टॉर्चर किया गया या उठाए गए तो उनको थोड़ी इज्जत तो आप भी दे दीजिए। आप उनको जिस तरह से बार बार करने का इल्जाम लगाते हैं, जिनकी तशद्दुद आज हेडलाइन पर चल रहा है, मतलब आपकी कौम को क्या आप नैरेटिव पेश कर रहे हैं? या दुरुस्त फरमा रही है। मेरे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इस वक्त जब लिबर्टी चौक में इमरान खान साहब ने खिताब किया, जब काफिला अभी रवाना होने को था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो पीडीएम पे बात करेंगे, वो शहबाज शरीफ पे बात करेंगे, वो नवाज शरीफ की बात करेंगे, मरियम बीबी को ललकारेंगे, इवन आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक कुछ कहेंगे। कुछ नहीं हुआ। उनका डायरेक्ट जो हिट कर रहे थे या जो टारगेट था वो गुज़श्ता रोज़ का एक अहम प्रेशर था, उसको ना सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे थे बल्कि यूं लग रहा था कि जैसे मैसेज दे के निकल रहे हैं। तो मैं देखिए, जहाद तो आपका दुश्मन मुल्क के खिलाफ होता है। आज मैं क्या समझूं कि मेरा दुश्मन मुल्क जो है जिसके खिलाफ जहाद करना था वो सेलिब्रेट कर रहा है और हम यहां दुश्मनाने वतन नहीं बल्कि दोस्ताने वतन के खिलाफ निकल रहे हैं। देखिए, मैं अगेन आपको कह रही हूँ, वो किसी के खिलाफ नहीं निकल रहा, वो सिर्फ अपनी मर्जी की चीज के लिए निकल रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि 28 के बाद 29 आनी है, 29 को एक बड़ी इंपॉर्टेंट तकर्री मुतवक्का है और 29 को एक बड़ा डिसीजन होगा जिससे आइंदा की तरफ तकर्री डायरेक्टली लिंक। आप बता दीजिए ये प्रेशर क्यों बिल्ड हो रहा है? मतलब क्या आपको नहीं समझ आ रही? क्या मुझे नहीं समझ आ रही? ये आवाम को बेवकूफ बनाकर क्या ये कोई महंगाई का तोड़ करने आ रहे हैं? तो बता दें कि कौन सा तोड़ है इनके पास। अब तक इन्होंने कुछ बताया हो कि वो महंगाई को किस तरह काउंटर करने आएंगे? जो सब शराब वो बार बार हमें गिनवाते हैं कि ये इतना बढ़ गया, ये इतना घट गया, तो हमें बता देंगे इनको इसकी जो घाटा और जो बढ़ावा है वो किस तरह इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएंगे मामला। क्या वो फिर 100 दिन का प्लान लेकर आ रहे हैं जिसमें वो फिर कहेंगे कि हमें तो वक्त सरकार है, हमें तो पता नहीं था कितने बुरे हालात हैं, अब हम आ गए हैं तो अब हमें पता चला कितने बुरे हालात हैं, अब हम इन बुरे हालात को देख के फैसले करेंगे। फिर वो कहेंगे अब हम तो फैसले करने वाले थे लेकिन हमें फैसले करने नहीं दिए गए। तो ये जो रोना है, जो उनका जो हर वक्त का टोपी ड्रामा है, मेरा ख्याल है इसका एक कर्टन कॉल होना चाहिए। और ये बात अब लोगों को बड़े वसूख से मालूम होनी चाहिए कि एक जर्नलिस्ट कत्ल हो गया है,
हादसा नहीं था, वो कत्ल था। फैसल वावड़ा साहब को आगे खून नजर आ रहा है लेकिन उनको नजर नहीं आ रहा, वो उनकी पार्टी का पता नहीं हिस्सा है भी कि नहीं, इसमें भी क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। आजम स्वाति साहब जिस चीज का इल्जाम जिस पर लगा रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक आपको भी पता है कि ना पीडीएम की जमात के खिलाफ इल्जाम लग रहा है ना कोई और चीज हो रही है। शहबाज गिल साहब का जो इल्जाम है वो किस पर लग रहा है और उसका जवाब मेरा ख्याल है बखूबी कल आपके दो सीनियर फौजियों ने आपको दे भी दिया है और आई थिंक उसके बाद तो कोई बात नहीं रह जाती। एक बात मैं समझने से कासिर हूँ, आप समझा दीजिए मुझे भी और हमारे व्यूवर्स को भी समझ आ जाएगी कि इमरान खान साहब मुख्तदिर हलकों को जिस लबो लहजे से पुकार रहे हैं, इस लहजे से कोई बात तो नहीं हो सकती। इससे पहले पॉलिटिकल फोर्सेस को या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के बारे में जो वो कहते रहे हैं कि इवन जो बलोच अलहदगी पसंद है उनसे बात हो सकती है, बैंड आउटफिट टीटीपी जैसी बैंड आउटफिट से बात हो सकती है, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो से बात नहीं हो सकती है। तो अब जब मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा बकौल इमरान खान के, क्योंकि इस्लामाबाद पहुंचना है, तो फिर बात करेंगे किससे? लेकिन चोर ज्यादा बड़ा होता है या कातिल ज्यादा बड़ा होता है? मुझे तो अब ये आप लोगों से भी पूछना पड़ेगा कि इमरान खान साहब के बयानिए में चोर और कातिल की सजा क्या एक है? क्या लोगों की इज्जतें उछालने वाले की और किसी की जान लेने वाले की क्या एक पेरिस पर है? क्या उसके लिए एक बयानिया है? क्या उसके लिए एक सजा है? क्योंकि इमरान खान साहब तो इतनी बराबरी में यकीन रखते हैं। तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि चोरी और कत्ल की क्या एक ही सजा हो गई है अब? और क्या किसी मुल्क से पैसे चुरा के बाहर ले जाना मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू और किसी मुल्क में बैठ के एक ऐसा बयानिया बनाना जो आपको आपके सरहदों को गैर महफूज करे, क्या उसकी भी एक ही सजा है या उसकी भी एक ही एजेंडा है? इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो डेंजरस वाटर्स है, इमरान खान साहब के पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, 50-50 मामला चल रहा है। ये मामला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, ये मामला है कि कौन अगला चीफ बनेगा और यही इमरान खान साहब का प्राइम एजेंडा है। अब उसमें इमरान खान साहब आया इस हुकूमत को प्रेशर में लाके क्या वो ये अपने एजेंडा को अचीव कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब जब तक क्लैरिटी से नहीं बोलेंगे और आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे, ना वो कोई महंगाई का बताएंगे किस तरह रोकेंगे, ना वो बलोच जिनको बचाना था उसको रोक सकेंगे, ना वो ये बता सकेंगे साथियों को कैसे महफूज कर सकेंगे, उनके पास बरअक्स प्लान है क्या? सिर्फ ये कि अपनी मर्जी का चीज लगाया जाए। तो अगर ये एजेंडा है तो फिर बता दिया आवाम को, फिर मैं देखती हूं कितने लोग इनको फॉलो करते हैं। सर अब भाई लाइक यू वर सपोज्ड टू बी विद अस ऑन वीडियो लिंक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें आपको टेलीफोन लाइन पर लेना पड़ रहा है। हम चाहते तो थे आप वीडियो पे होती, लेकिन उसकी एक रीजन है कि आप ट्रैवल कर रही हैं, आप इस्लामाबाद में थी। इस्लामाबाद में यकीनन आपकी वहाँ मुलाकातें भी हुई होंगी, सीनियर सहाफ़ियों से भी मिली होंगी। इस्लामाबाद में वैसे भी न्यूज़ इन दी एयर क्या है, पल्स भी आपने ली हुई होगी कि क्या है। जब इमरान खान निकल पड़े हैं और इस्लामाबाद आना ही है, तो इस्लामाबाद वाले क्या सोच रहे हैं, हाउ टू डील विद देम? देखिए, इस्लामाबाद वालों को भी वो क्लैरिटी नहीं है जो कि इमरान खान साहब को भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये क्लैरिटी मिल भी नहीं सकती। ये क्लैरिटी तब तक नहीं आएगी जब तक हमें एक नाम नहीं मौसूल होगा, और वो एक नाम किसका होगा वही सेट स्टेज करेगा। अभी हर कोई बहुत मोहतात है, जो भी बात हो रही है वो बहुत किनारों किनाइयों में हो रही है, सबको सब कुछ पता है लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहना। अभी सब इंतजार कर रहे हैं कि किसका पहले इक्का दिखता है और किसके पहला जो है पहला झोल कहाँ आता है। पहला झोल जिसका आ गया वो जीत जाएगा, क्योंकि अब मैच जो है वो बॉल कहते हैं ना, लास्ट जो फ्यू ओवर्स रह जाते हैं इसमें एक एक बॉल भारी है। अभी हमने जो है फाइनल ओवर का मैच जो है वो शुरू हो चुका है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जॉइंट DDISI की और DDISPR की, दैट इज सेट द स्टेज फॉर द लास्ट ओवर दैट हैज बिगन। और अब 6 बॉलें हैं, 2 बॉल्स अगर हो गई हैं तो अब 4 बॉलें रह गई हैं। अब इसमें इमरान खान साहब ने छक्का मारना है, चौका मारना है, या उनको खुद यहाँ पे किसी ने आउट करना है। क्या वो 3 विकेट जो उड़ाने आए थे उनकी खुद की विकेट गिरनी है, या जिसको वो विकेट को संभालने आए थे वो विकेट अब बाकी नहीं रहनी। अब ये मामला मैं बता रही हूँ, दिस इज जस्ट अ फ्यू मिनट्स, फ्यू डेज का मामला है। ये फ्यू डेज का भी नहीं, फ्यू आवर्स का मामला है। लेकिन मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, जिस वक्त इमरान खान साहब विकेटें गिरा रहे थे तो उस वक्त तो अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती थी, LBW हुआ, अंपायर की उंगली फौरी तौर पर खड़ी हो जाती थी। आज तो अंपायर इमरान खान के साथ नहीं है, तो विकेटें कैसे गिराएंगे? अंपायर इमरान खान साहब के साथ नहीं है, इसीलिए तो इमरान खान साहब को लगता है कि शायद उनको ये पब्लिक प्रेशर में यकीन है कि पब्लिक प्रेशर उनको अंपायर वापस दिला देगा। जब अंपायर वापस आ जाएगा तो उसकी उंगली भी उठ जाएगी। लेकिन अगर अंपायर ही नहीं आया तो फिर इस मैच में मैच फिक्सिंग भी होगी, और आप मेरे मुंह में खाक, यहाँ पर लोगों का खून भी बहेगा, यहाँ पर तसादुम भी होगा,
और ये एंड होगा। फिर इमरान खान साहब कहेंगे इदारों ने ये कर दिया, फिर हमें मॉडल टाउन आने कि फिर एग्जाम्पल कोट किए जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इमरान खान साहब को अगर वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं तो प्लीज उनकी नफ्सियात को समझिए। वो इस मुल्क को खत्म कर देंगे, लेकिन वो खुद नहीं खत्म होंगे। ठीक सर अबू जैसे लास्टली देखिए, दुनिया में जब मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो जंगें शुरू होती हैं, लेकिन दुनिया की हर जंग का इख्तिताम फिर मुज़ाकरात पे होता है। $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि फिर हम लड़ते क्यों हैं? अल्टीमेटली इस जंग का इख्तिताम भी कहीं ना कहीं होगा तो बातचीत पे ही ना, मुज़ाकरात पे होगा। आपको ऐसा होता हुआ मुस्तकबिल करीब के अंदर यानी जल्द अज जल्द दिखाई दे रहा है? देखिए, मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब को थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, और वो इमरान खान साहब की जो पर्सनालिटी का हादसा है वो उनको इजाजत नहीं देता कि वो थोड़ा सा स्टेप बैक करें। जब तक वो स्टेप बैक नहीं करेंगे मुज़ाकरात के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने खुद अपनी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड कर ली हैं। उन्होंने कहा मैं इससे बात नहीं करूंगा, उससे बात नहीं करूंगा। अब वर्ड हैज इट कि अब उनसे बात करने को कोई तैयार नहीं है, और उनसे बात करने को कोई तैयार नहीं है। राणा साहब आपको बता चुके हैं वो क्या करेंगे। इदारे अपनी इंडिकेशन कल दे चुके हैं बहुत क्लियरली। अब मैं आपको बता दूं ना सिर्फ अब ये कि नेक्स्ट अंपायर कौन आएगा, क्या वो अंपायर इमरान खान साहब के हक में होगा या वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि न्यूट्रल उनको पसंद नहीं है। और न्यूट्रल अंपायर वो फील्ड में मैच में तो चाहते हैं जो एक्चुअल क्रिकेट मैचेस होते हैं, लेकिन अपनी सियासत में अंपायर को न्यूट्रल नहीं देखना चाहते। तो जो अंपायर ने आना है ना, उसने ही इस मुल्क को आगे ले जाना है। और तसादुम ठीक है, वो अल्लाह ना करे कि कभी हो, लेकिन प्लीज याद रहे कि खून तो पहले बह चुका है, और वो है अरशद शरीफ का। और वो कातिलों तक जब तक हम पहुंचेंगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हैं, लेकिन वक्त आने पर वो भी सब कार्ड शो कर दिए जाएंगे। और मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि डरने का मकाम है सबके लिए, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू बी हिडन। जिसने जो किया है वो मंजर आम पर आएगा, और हर किसी को अपना किया भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड मोर ब्लड शेड। बहुत बहुत शुक्रिया सना वक्त के लिए। सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बोचा साहब हमारे साथ मौजूद थी। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। इमरान खान साहब का मार्च तो अभी रावी क्रॉस नहीं किया है, लेकिन रावी किनारे शहरी तरक्की का एक मंसूबा लग रहा है, एक शानदार मंसूबा है। रावी किनारे एक नया शहर आबाद हो रहा है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। लाहौर में दरिया किनारे एक नया शहर बसाने का ऐलान किया गया और एक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया जिसे रूडा का नाम दिया गया है। लेकिन ये मंसूबा इमरान खान की हुकूमत से पहले भी ज़ेर बहस रहा है। रावी रिवर फ्रंट पर शहरी तरक्की का ख्याल सबसे पहले 1947 में तजवीज़ किया गया था। 2013 में हुकूमत पंजाब ने इस मंसूबे पर गौर शुरू किया, जो इब्तदाई तौर पर 44,000 एकड़ रकबे पर मुहित था। 2014 में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इस मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए सिंगापुर की आर्किटेक्चरल फर्म जो है उसको हायर किया और खिदमात हासिल की। ये जगह शादरा के ऊपर के हिस्से से शुरू होकर हेड बल्लोकी तक जाती है। इस मंसूबे का इफ्तिताह 7 अगस्त 2020 को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने किया। दिसंबर 2020 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ। 5 ट्रिलियन रुपीस के अंदर इस मंसूबे का मकसद दरियाए रावी को बहाल करना और इसकी तरक्की करना था, जिससे मुल्का ज़मीन पर तकरीबन 35 मिलियन बाशिंदों के लिए आला मयार की शहरी तरक्की होगी और इसका 70% रकबा 2 करोड़ दरख्त लगाने के लिए डेडिकेट किया गया है। पहले मरहले में एक झील, एक शहरी जंगल, 3 बैराज और 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर अपर चिनाब कैनाल को तरक्की के लिए पानी फराहम करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा। मास्टर प्लान के बायस दरियाए रावी के किनारे एक जदीद शहर की तामीर करना है जो शमाल और मगरबी अतराफ में लाहौर की सरहद से मुत्तसिल है, जिसमें 1.4 मिलियन रिहायशी यूनिट्स के साथ ग्रीन बेल्ट्स और बोर्ड वॉक्स शामिल हैं। इस वक्त ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होने के अलावा दरियाए रावी को भी आलूदगी के मसाइल का सामना है। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा ने अपने जो वाटर डिस्पोजल स्टेशन हैं उनके ज़रिए से पूरे शहर का गंदा पानी बराह रास्त दरियाए रावी में छोड़ना शुरू किया हुआ है और पूरा जो गंदा पानी है वो दरियाए रावी के अंदर जितने एफ्लुएंट्स हैं सिटी के वो सारे गिराए जाते हैं। उसकी ट्रीटमेंट का कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना भी इस मंसूबे का हिस्सा है। इंडस्ट्रियल जोन्स बनाना भी इस मंसूबे का हिस्सा है। दरिया के किनारे इस मंसूबे को काफ़ी मुतनाज़ होता भी देखा है हमने ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, जब से इमरान खान साहब ने इसका ऐलान किया है। ख़ास तौर पे लैंड एक्विजिशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है रूडा के रास्ते में। लैंड एक्विजिशन का अमल अब जब शुरू किया गया है तो मौके पर जो काश्तकार मौजूद हैं उन्हें जो रकम दी जा रही है, जो कॉम्पनसेशन मिल रही है, वो इससे किस कदर खुश हैं। हमने मौके पर मौजूद जो काश्तकार हैं उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की है। वो क्या राय रखते हैं ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। ने खरीदी मेरे को, मैं खुशी नाल उन्होंने दे रहा वा। मेरे होर भी रिश्तेदार मेरे किसान भाई ने ਜਿਹੜੇ बड़े खुशी नाल देना चाह रहे ने ते उन्होंने अच्छा मुआवजा दिता इन्हों ते असी खुशी नाल अपनी पैड़ी उन्होंने दे रहे हैं।
ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ अच्छा मुआवजा दें ਅਸੀਂ ज़मीन उन्हें देने तैयार हैं। हमारी ज़मीन भी रूडा के अंडर आ रही है और हम ये चाहते हैं कि हमें भी लोगों की तरह अच्छा मुआवजा मिले। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂਡਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੇਲੀਆਂ ਡੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ मिले ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ। अब ये पहला स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा है आलमी सतह पर जो पाकिस्तान के अंदर इतना इक्विप्ड होगा, जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। लेकिन आपने गुफ्तगू सुनी कि हमें अच्छा मुआवजा अगर मिले तो हम रूडा को ये लैंड देने के लिए तैयार है। अब लैंड एक्वायर करने के लिए रूडा को किन चैलेंजेस का सामना है और मौके पर क्या इस वक्त कंट्रोवर्सी है, बात करेंगे। इस वक्त डायरेक्टर मीडिया रूडा कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिद्धू साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू आपने सुनी कि मौके पर जो काश्तकार है वो क्या राय रखता है। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं कि रूडा इस वक्त लैंड एक्वायर कर रहा है या लैंड परचेज कर रहा है। बेसिकली अगर आप देखें तो जो रूडा है जी, ये एक जो हमारा 1894 का एक्ट है जो कि अभी लैंड एक्विजिशन के ऊपर अभी एप्लीकेबल है, उसके जो सेक्शन 4, 5, 6 और 7 के तहत जो है वो अवार्ड हुआ और सरकार ने जो है रिवर के साथ जो था गवर्नमेंट ने उस लैंड को डिक्लेयर कर दिया कि ये अवार्ड में रूडा का जो नया एक शहर बनना है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ये वो लैंड जो है उसके लिए मुख्तस कर दी गई है। अब वो जो लैंड में जो अवार्ड हुआ जी वो कोई 4000 के अराउंड जो है वो एकड़ है और उसके अलावा जो लैंड है जो इसके अलावा, क्योंकि ये तो एक 46 किलोमीटर के ऊपर पूरा एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे जोन्स हैं और इसके बहुत सारे फेजेस हैं, 3 बड़े फेजेस हैं। तो अब उसके अलावा जो लैंड आती है वो रूडा जो है वो उसको एक्वायर भी कर रही है और वो पैसे दे के एक्वायर किया जा रहा है। उसका फार्मूला जो है वो बहुत सिंपल है और बहुत स्ट्रेट है कि जो बिल्कुल रिवर के अंदर लैंड है उसका डीसी रेट के मुताबिक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रेट दिए हैं उसके मुताबिक 2 से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ है और उसके अलावा उसको मजीद कंपनसेट करने के लिए कि वो फार्मूला जिसकी ज़मीन बिल्कुल दरिया में भी थी, चाहे यूज़ हो रही थी या नहीं हो रही थी, उसको कंपनसेट करने के लिए उसको 7 मरले की फाइल भी दी जाती है। और जो ज़रा हटके ज़मीन है जहाँ पे जो है वो काश्त भी हो रही थी, वहाँ पे जो रेट है वो 15 से 20 लाख रुपए पर एकड़ है और उसके साथ एक 15 मरले की एडिशनल फाइल भी दी जाती है और जो उसकी क्रॉप अगर लगी हुई है तो उस क्रॉप की भी कंपनसेशन दी जाती है। तो जो आपने जैसे बात की कि जी ये फिर ये कहा जा रहा है कि जी रूडा जो है वो शायद लोगों से ज़मीन ले रही है, ज़बरदस्ती ले रही है, तो आई थिंक ये कुछ नेफेरियस लोग या मतलब आई वुड से कि कुछ ऐसे डिज़ाइन जो कि शायद लोगों के अंदर थोड़ी सी एक हिजान पैदा करने के लिए या वो करने के लिए कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ ये किया जा रहा है। वरना जो फॉर्मूला है और जिस तरीके से दिया जा रहा है उसमें लोग जो हैं वो दे आर वेरी वेल कंपनसेटेड। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि काश्तकारों का एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन ये था कि हमसे जमीन औने पौने दामों डीसी रेट पर ली जा रही है, हमें उसकी मुनासिब कॉम्पनसेशन नहीं मिल रही। तो वो लैंड जो आप एक्वायर कर रहे हैं जिस दाम पे आपने बताया कि डीसी रेट पे एक्वायर की जा रही है, तो डीसी रेट के ऊपर 2-2.5 लाख रुपए पर मरला के ऊपर जो काश्तकार हैं जिनकी ज़मीन है, क्या वो मुतमईन है, सेटिस्फाइड है? वो जी देखिए, मैंने उसमें बताया कि 2 कैटेगरीज हैं। एक तो वो है जो ज़मीन बिल्कुल दरिया के अंदर है, उसका तो रेट 2.5 लाख है, लेकिन जो बाहर है थोड़ी सी, उसका रेट जो है वो 20 से 25 लाख रुपए तक जाता है और उसके अलावा एडिशनल उनको एक फाइल भी दी जा रही है 15 मरले की प्लॉट की और 7 मरले के प्लॉट की। सो अगर आप उस तरह देखें, अभी अगर आप जाके दरिया से ज़मीन लें तो इस वक्त जो वहाँ पे इन सिचू रेट होगा वो शायद टू बी वेरी स्ट्रेट शायद 1.5 लाख या 2 लाख होगा। लेकिन अब इस फार्मूले के तहत उसको वही ज़मीन जो एक्चुअली कोई उससे शायद 2.5 लाख में या 2 लाख में भी ना खरीदे, वो उसको जो है वो उसकी जो कंपनसेशन अगर मिला के आप देखें तो वो उससे बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो उसको मिल रहा है। इसे कॉप अप करने के लिए कितने % काम जो है कंप्लीशन कितना हो गया सर? जी एक्चुअली ये जो हमारा ये डेवलपमेंट और बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो देयर ऑन इट, वो सारी इन सोसाइटीज़ के साथ जो है वो साइमल्टेनियसली जी दे आर इन लेज़ॉन और दे आर इंटरेक्टिंग और उसका प्रोसेस चल रहा है जी। और जहाँ तक है कि जी कितना इसका जो है अमल वो, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये डिफरेंट जोन्स हैं, आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है जो कि ओवर 1 लाख एकड़ के ऊपर फैला हुआ है। तो साइमल्टेनियसली बहुत जगहों पे जहाँ पे भी जो है काम साइमल्टेनियसली बहुत सारे आप कह लीजिए एरियाज़ पे ये काम शुरू हुआ है। तो इसकी अगर आप प्रोग्रेस का पूछें कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो तो शायद अभी डिफाइन नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आप ये पूछें कि जी जो डेवलपमेंट की अदरवाइज प्रोग्रेस है वो ज़ाहिर है पहले फेज़ के अंदर उसके जो शुरू के जोन्स हैं वो वहाँ से शुरू हो चुकी है जी।
ठीक, अच्छा एक बड़ा सादा सा सवाल है आबिद साहब, वो ये है कि रिवर एज के ऊपर सोसाइटी बन रही है, रिवर एज पे रावी किनारे सैलाब का ख़तरा रहता है, पानी आने का ख़तरा रहता है। यहाँ पर अगर 7 लाख क्यूसेक पानी आ जाए तो शायद ये आपके प्लान के अंदर है कि आप उसको केटर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आ जाए फिर क्या करेंगे? तो इस हवाले से आपने क्या स्ट्रैटेजी डिवाइस की हुई है? देखिए, ये जो रावी है इसको अगर आप देखें तो जब ये पाकिस्तान में एंटर होता है, इससे पीछे अगर आप देखें तो इंडिया ने 3 बड़े डैम्स इसके ऊपर बनाए हैं, और वो जो डैम हैं वो कैस्केड इफेक्ट में बनाए हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर से लेकर हिमालयाज तक बनाए हैं। वो ह्यूज डैम्स हैं और उनकी वजह से तो अब रिवर जो रावी है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आता। इवन 5000 क्यूसिक भी नॉर्मल जो है, जिसको हम स्पिल कहते हैं या ड्रेन कहते हैं, वो भी नहीं होता। एम्बैंकमेंट्स बनने के बाद, दरिया की ट्रेनिंग करने के बाद तो ये इंश्योर हो जाता है कि दरिया में फ्लड नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्लड कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो आपने बिल्ड कर लिए हैं। इसी तरह जो अब हमारा जो पहला फेज स्टार्ट हुआ है जी रूडा का, जिसमें रावी की ट्रेनिंग है जो अभी शुरू हो गई है फॉर अबाउट 4-5 किलोमीटर इनिशियली, जो फर्स्ट फेज के अंदर वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स बनाई जा रही हैं। वो पहली जो एम्बैंकमेंट है वो 14 फीट हाई है, उसके बाद फिर एक 8 फीट, फिर 100 मीटर्स का गैप है, फिर 8 फीट हाई है, तो इसके पीछे एक तीसरी एम्बैंकमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंश्योर करेंगी, तो ये जो बिल्ड किया जा रहा है शहर, ये उससे जो रेजिलियंस है, इसकी इनबिल्ट रेजिलियंस, ये उससे ऊपर वो ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे क्विकली अब आबिद साहब ये बताइएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन भी इसमें बनना है, एल्बा आइलैंड्स की बात भी हो रही है, वाटर प्योरिफिकेशन के हवाले से भी इस रावी किनारे बात होती रही कि प्लांट लगेगा, फिर कितने जो रिहायशी हैं वो सुकूनत पजीर होंगे इस शहर के अंदर। ज़रा क्विकली मुझे बता दीजिएगा कि फिर अगर परसेंट कंप्लीशन की बात करें और कितना आपको टाइम लाइन जो है इस हवाले से क्या वजह कर रखी है आपने इस सबको एग्जीक्यूट करने के लिए? देखें, शहर तो इवॉल्व होते हैं और शहर बनाना इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ज़ाहिर है वो जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है इसको आपने माइक्रोकॉस्म करना होता है, आपने इसको एक छोटे से टाइम स्केल में लाना होता है। फिर भी आप एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकते, लेकिन जो शेप इसकी आना शुरू हो जाएगी वो नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में ये शेप अप होना शुरू हो जाएगा, विजिबल एंड कॉन्क्रीट शेप। और जो आप जिसकी कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, मे बी 2 to 3 डिकेड्स में जो शहर है वो मतलब आबाद होना शुरू हो जाएगा और उसका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फेज जो है वो इस शेप में आ जाएगा, और उसके बाद फिर ज़ाहिर शहर जो है वो इवॉल्व होगा। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि जो रिवर के अंदर जो वाटर ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें, देखें एक और चीज़ जो मतलब इस प्रोजेक्ट, इस सिटी के बारे में कही जाती है, या जो मतलब एक मिसनॉमर है कि जी इससे जो है वो पानी का इशू हो जाएगा, लाहौर की इकोलॉजी जो है, लोकल इकोलॉजी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जो कंटेंट ऑफ कार्बन और जो कंटेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर एंड द वाटर हैं शायद वो इशू बन जाएंगे। बल्कि ये तो वो प्रोजेक्ट है, मैं तो ये कहूँगा अगर आप इसको मतलब नॉट ऑन माय वर्ड्स, इसको आप स्टडी करके देख लीजिए, ये वो प्रोजेक्ट है जो कि ये जो आने वाले इश्यूज हैं इनको डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है। और रूडा का जो ये प्रोजेक्ट है, रावी अर्बन डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, ये एक इंजीनियरिंग फीट है, ये एक एनवायरमेंटल मिरेकल है विच इज़ गोइंग टू हैपन। वो कैसे कि जितना अभी 11 जो ड्रेनेज हैं उनसे जितना अफ्लुएंट आता है, जितना नॉन ट्रीटेड पानी आता है, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जिसमें जो है वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, जिसकी वजह से रावी दुनिया का प्लूटेस्ट 3 रिवर है, नंबर 1 ऑन दी वर्ल्ड लिस्ट फ्रॉम द नेगेटिव साइड। तो वो जब ट्रीट हो जाएगा तो आप मुझे बताइए कि क्या ये उसकी क्या ये जो उसका नेगेटिव इफेक्ट है वो एनहांस हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है या मिटिगेट हो रहा है। सो ये बहुत सारी चीज़ें जी, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लोग इसको सिर्फ वो रिवर बाय सिटी बाय द रिवर, और वो भी शायद पुराने ज़माने का इसको देख रहे हैं। इट्स अ मॉडर्न सिटी which is made on a concept with technical with the latest। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ़ सिंधु साहब, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधु, डायरेक्टर मीडिया रूडा हमारे साथ मौजूद थे और रूडा के जो सीलेंट फीचर्स है इस प्रोजेक्ट के वो हाईलाइट कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल।